आज मैं विचार मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा राहुल पगारे सर को, जो महाराष्ट्र के एक युवा अम्बेडकराइट अभ्यासक, विचारवंत और व्याख्याते हैं। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध की ज्यांनी सामाजिक संघर्षाचा संदेश दिलेला आहे, शांतीचा नाही सामाजिक संघर्षाचा. शांती हे बाय प्रॉडक्ट आहे, प्रॉडक्ट हा ॲक्च्युली संघर्ष आहे. अगोदर संघर्ष सुरू होतो, नंतर शांती प्रस्थापित झालेली असते. तसेच क्रांतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, रमाई आणि सावित्रीबाई फुले या सर्वांना अभिवादन करतो, त्रिवार अभिवादन करतो. सोबतच आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित विचारमंचावर असलेले सर्व माझे मित्र, मान्यवर आणि आजच्या अधिवेशनाला उपस्थित असलेले सर्व आंबेडकराइट्स मुलं, सर्वांना जय भीम. एक्चुअली मेरा सवेरे का सेशन था, कुछ कारण था मैं आ नहीं पाया सवेरे, तो वो सेशन मेरा अटेंड नहीं हो पाया. मैं इस सेशन में मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है. तो मेरा जो टॉपिक दिया था डिस्कशन के लिए सवेरे, वो ये था कि कैन अम्बेडकराइट्स यूथ बिल्ड अ फ्रेश मूवमेंट अमिड द डिक्लाइन ऑफ अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स. ये सवाल है, ये टॉपिक था. अगर वैसे देखा जाए तो इस सवाल ये जो है टॉपिक जो है कि हम नई से फ्रेश मूवमेंट बिल्ड कर सकते हैं क्या, अभी जो फिलहाल जो अम्बेडकर पॉलिटिकल का डिक्लाइन हो रहा है, जवाब मैं देना चाहूँगा कि नहीं, फ्रेश मूवमेंट आप नहीं कर पाओगे. जहाँ तक कि आपकी मानसिकता का सवाल है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और करना चाह रहे हैं, तब तक ये फ्रेश मूवमेंट नहीं होगा. अगर हमको फ्रेश मूवमेंट क्रिएट करना होगा तो सबसे पहले हमको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. वो चेंज हमें आना बहुत ज़रूरी है. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हम खुद में नहीं आएगा तब ये तो मुश्किल है कि हम कोई फ्रेश मूवमेंट बिल्ड कर पाएंगे. अभी हाल ऐसा है कि अगर किसी का पूछ लो रामडेमले कि भाई तू कौन है, तो वो बोलेगा मैं अम्बेडकराइट्स हूँ, मैं अम्बेडकरवादी है, मैं अम्बेडकरवादी हूँ. उससे पूछो कि भैया अम्बेडकरवादी होना मतलब क्या है, पूछो उससे ज़रा, तो कोई उसका जवाब नहीं दे पाएगा ढंग से कि भैया अम्बेडकरवादी होना मतलब क्या होना है, मतलब क्या होनी चाहिए, मेरी सोशल फिलोसफी क्या है, मेरी इकोनॉमिकल थॉट्स क्या है, मैं क्या किस चीज़ से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरी नेशनलिटी के आइडियाज़ है. मैं उसका जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊँगा, मतलब पूरे बच्चे हैं. तो वो खुद को अम्बेडकरवादी कह रहे हैं. अब ये फ्रेश मूवमेंट तो बहुत दूर की बात है, मगर जो मूवमेंट है प्रेजेंट की, जो वर्तमान की जो है, उस मूवमेंट ने हमको पूरा बिगाड़ के रख दिया है. बिगाड़ के इन द सेंस, जब कोई मूवमेंट होती है ना, तो मूवमेंट को अगर कंट्रोल करना है तो उसका नैरेटिव, उसका डिस्कोर्स आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी होता है. अगर कोई नैरेटिव डिस्कोर्स अगर आपके हाथ में नहीं है तो समझ लेना मूवमेंट आपके हाथ में नहीं है. आप रहोगे मूवमेंट में मगर नैरेटिव किसी और का है, डिस्कोर्स किसी और का है, तो समझ लेना हम काम करके भी किसी और का काम कर रहे हैं, खुद का काम नहीं कर रहे हैं. और यही होता आ रहा है. एग्जाम्पल देखो, महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा थोड़ा. तो परवेन में एक हादसा हुआ था दिसंबर में. यह हादसा यह हुआ था कि कोई मूर्ति थी बाबा साहब की, एक संविधान का शिल्प बना हुआ था, पत्थर का था. कोई आया, उसने वो पत्थर का जो संविधान शिल्प था वो तोड़ दिया, वो चला गया. दूसरे दिन फिर हम आंदोलन करने निकल आए हमेशा की तरफ, जो 75 साल से वही करते आ रहे हैं. रास्ते पे उतरे, वो घोषणा, मोर्चे बांधनी, सब हुआ. कुछ लोग खूंखार हो गए, बिगड़ गए. फिर वो गाड़ी फोड़ना, नुकसान करना, वही सब हो गए. फिर वो जो हमारी इमेज है जो 75 साल से वो लोग क्रिएट करता है, वही फिर इमेज फिर से दोहराई गई कि देखो ये अम्बेडकर लोग क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, देखो कितना वायलेंट हो जाते हैं. मतलब जो प्रॉब्लम्स थी कुछ और है, जो कुछ हो रहा है कुछ और है, कुछ दिखाना चाह रहा है कुछ और है, जो हम समझ ले परसेप्शन जो हमारा जो बन रहा है कुछ और है. अभी देखो हमको किस चीज़ का गुस्सा आया कि संविधान शिल्प को तोड़ दिया, इसका हमको गुस्सा आ गया. जो कि पत्थर से बना हुआ था उसका हमको गुस्सा आ गया कि यार ये संविधान शिल्प तोड़ दिया. इतने हम संविधानवादी लोग हैं, इतने हम संविधानवादी लोग हैं कि एक पत्थर का शिल्प अगर तोड़ दिया तो गुस्सा आ जाता है. बट इन प्रैक्टिकल एक्चुअल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज हो जाता है तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता. हम ऐसे ही आराम से बैठे रहते हैं जैसे अभी बैठे हैं. जैसे कि मान लो कोई वेब सीरीज चल रही है नेटफ्लिक्स पे, हम देख रहे हैं उसको, कोई रिएक्शन नहीं, कोई किसी का डिबेट नहीं, कोई डिस्कशंस नहीं, कोई कुछ करना नहीं चाहता. क्यों? मैंने वही कहा, आप मूवमेंट में हो बट नैरेटिव और डिस्कोर्स कोई और कंट्रोल कर रहा होगा तो फिर आप मूवमेंट में नहीं हो, किसी और के लिए आप काम कर रहे हो. आपको क्या समझना चाहिए, आपको किस चीज़ की रिएक्शन देनी चाहिए, किस चीज़ पे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या कोई और डिसाइड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ यू. हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे.
एक फेक कॉन्शियसनेस में हम जी रहे। अभी हमारा मूवमेंट का हाल देखो कैसा है, कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है, फिर हम रास्ते पे उतरेंगे, हाथ में पत्थर रहेंगे या फिर काड़ी रहेंगी, फिर वो फोटो छप जाता है, फिर वो जो आइडिया है मैस्कुलिनिटी वाली, सरजमशाही वाली, वो आइडिया हम पे रूल करती। कैसे देखो, अरे यार देखो हमारे लोग रास्ते पे उतर आए, पूरा शहर खामोश था, पूरा भारत बंद था। अरे भारत बंद था, तुम्हारा दिमाग भी बंद है। एक्चुअल क्या करना चाहिए हमको ये पता नहीं है। ये जो मैस्कुलिनिटी जो दिखा रहे हो ना, इससे कुछ होगा नहीं है। ये जो रिएक्शन आप बता रहे हो उससे कुछ होगा नहीं है। एक्चुअल काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। फिर वही बात हो रही है, हमने बाबा साहब को 1956 में छोड़ दिया, हार पहना दिए, फूल लगा दिए, बाबा साहब वहीं पे खत्म हो गए। उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। 75 साल का खुद का हिसाब देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा खुद का नैरेटिव क्या है, खुद का डिस्कोर्स क्या है। छोड़ दो 2001 से लेके अभी 2024 तक 25 तक का हिसाब देख लो आप, हमारा खुद का नैरेटिव, खुद का डिस्कोर्स क्या है, कौन से बातें हमने खुद के जो इश्यूज़ है, कौन से इश्यूज़ पे हमने डिबेट किया अभी तक, बताओ मुझे। सोशल मीडिया पे हम ट्विटर पे, हम इंस्टाग्राम पे, हम यूट्यूब पे, हम फेसबुक पे लाखों की तादाद में खुद का पैसा खर्च करके 200 रुपये, 250 रुपये, 350, जो भी आपने अपना क्या जी भी खर्चा करते पता नहीं, वो हम खर्चा करेंगे, बट नैरेटिव और डिस्कोर्स किसी और का चलाएंगे। पूरे 25 साल का हिसाब ले लो, 2000 साल की पहले की बात नहीं करो, 2000 की बात करो कि कौन सा नैरेटिव, कौन सा डिस्कोर्स है, कौन सा टॉपिक है जो हमने उस पर डिस्कस किया है। अभी देखो पिछले हफ्ते में क्या हो रहा है, 15 दिन पहले क्या हो रहा है, कौन सा टॉपिक कर रहे हो ओके ट्रेंडिंग, हमारा कौन सा टॉपिक हुआ पे। अभी बताता तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ था कि समाज कल्याण का जो निधि था, विकास निधि, वो गवर्नमेंट ने वो कौन सी योजना थी वो महिला के लिए, लाड़की बहन, हाँ, तो वो लाड़की बहन के लिए योजना के लिए पैसा खर्च कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन हमारे डिबेट में वो था टॉपिक, दूसरे दिन फिर वो गायब हो गए, पता नहीं। और हम अभी हमारे इसमें 2 फैक्शंस हैं, हमारे से कुछ लोग जो मोदी को विरोध करते हैं, जो कि सही है, और कुछ हमारे से देशभक्त भी तैयार हो गए हमारे मूवमेंट में कि जो मोदी को बोल रहे हैं यार ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला था आई एम फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियंस। ये क्या इंटरप्रिटेशन है, ये गलत तरीके का इंटरप्रिटेशन है। ऐसे इंटरप्रिटेशन से काम नहीं होता। फर्स्टली इंडियंस, लास्ट इंडियंस, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा तो वो भी देख लो, और पहले ये भी जान लो कि आप भी इंडियंस है, और आपका जो टॉपिक, आपका जो इश्यूज़ है, आपकी जो समस्या है, वो भी भारत की ही समस्या है, उस पर भी डिस्कशन होना ही चाहिए, वो भी आपका नैरेटिव, आपका डिस्कस होना चाहिए। बट हम खुद के टॉपिक पे प्रायोरिटीज कम देते, दूसरों पे ज़्यादा देते। हमारे अक्सर जो रिएक्शंस होती हैं वो मार्क्सवादी लोगों पे रहेंगी, समाजवादी लोगों पे रहेंगी, कांग्रेस पे रहेंगी, मन से रहेगी, शिवसेना रहे, कोई भी रहेगा जिसके 10-12 कुछ लीडर मतलब कार्यकर्ता होगा, उस पर भी हम रिएक्शन देंगे दिन भर। बट हमारे खुद के टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये नैरेटिव या डिस्कोर्स क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे पहले कहावत है ना, जिसकी काटे उसकी बहस, सेम वो नैरेटिव के बारे में भी लागू होता है। जिसका नैरेटिव है, जिसका डिस्कोर्स है, समझ लेना कि वो आपको रूल करने वाला है, दूसरा कोई रूल करेगा नहीं। अब ये नैरेटिव डिस्कोर्स को हमको क्यों इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि आपको फ्रेश मूवमेंट तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको नैरेटिव डिस्कोर्स और मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। लेनिन की एक बुक है नहीं? कि व्हाट टू बी डन, बर्निंग क्वेश्चन ऑफ आवर मूवमेंट। मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मगर बता रहा हूँ कि ऐसी बुक भी है व्हाट टू बी डन, और ऐसी बुक्स की अभी हमें ज़रूरत है कि व्हाट टू बी डन अभी हमें भी क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतना बेपरवाह हो चुके हैं, और मूवमेंट की व्याख्या जो करके रखा है, जो डेफिनेशन करके रखा है, जो इंटरप्रिटेशन करके रखा है, वो इतना मतलब तकलादू है, विदाउट एनी फाउंडेशन, कुछ है ही नहीं उसमें, उसके साथ हम जी रहे। अभी इस मूवमेंट जो अम्बेडकर थॉट्स हैं, उसको इंटरप्रिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक डेफिनेशन, उसको बुनियादी ढांचा बनाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी बुक्स हमको भी अभी लिखने की ज़रूरत आ पड़ी है। मैंने कहा ना कि अब मैं जब मुंबई में गया था तो बात वही हो रही थी कि भाई कौन अम्बेडकरवादी है, किसको बोलना चाहिए कि तो अम्बेडकरवादी है। जो बच्चे ग्रेजुएट्स के, पीजी के बच्चे, वो उसको 5 लाइन में भी उसको डिफाइन नहीं कर पाए कि भाई अम्बेडकरवादी मतलब होना मतलब क्या होना है। बस ये जात की तरफ हम पे लेबल लगा दिया, जिस तरह के हम जाति के लोग हैं उस तरह के अभी लेबल लगा दिया, हम अम्बेडकरवादी। बस अम्बेडकरवादी कोई जाति नहीं है, ये आइडेंटिटी कोई अलग, ये थॉट प्रोसेस है। और ये जब तक हम थॉट प्रोसेस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं, तब तक तो नहीं होगा। दूसरी कभी हमें यह है कि अगर कोई धोखा है थ्रेड से, तो हमारे मूवमेंट के लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। अभी क्या ऐसा देखो, मराठी गाने काफ़ी सारे, मुझे पता नहीं हिंदी में कैसे गाने बने होंगे, पर मराठी कॉन्टेक्स्ट में बोलता हूँ। भीमाचा किल्ला, सोन्याच्या अंगठ्या वगैरह, आम कदम, कैसे कुछ रहता था। फिर भीमा का किल्ला मतलब ऐसा समझ रहे कि लोग, बाबा साहब ने एक बार संविधान लिख दिया तो
तो अभी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसमें कुछ बदलाव भी नहीं हो सकता। इस तरीके से हम गाने लिख रहे हैं। ये जो गाना लिखना है ना कि भाई मेरे संविधान को कुछ हो ही नहीं सकता, इस तरीके की जो गाना है, इस तरीके का जो नैरेटिव है ना, ये सबसे बड़ा धोखा है। ये हमको मास हिप्नोटाइज कर रहा है। हमको ये गाने बता रहे हैं, हमको ये नैरेटिव बता रहा है कि भाई आपको घर में बैठे रहो, भीम का चिल्ला है संविधान, उसको कुछ नहीं होगा, आप आराम से बैठो, बी कंफर्टेबल, वेयर आर यू, एंड वी आर कंफर्टेबल्स, और रियली कंफर्टेबल्स। वो उस गाने पे हम नाच रहे, वो उस गाने पे नहीं नाच रहे, हम उस गाने पे भी नाच रहे जो कि सैडफुल है। भीम के लगते जिगर आदि उधर आदि उधर, ये नाचने वाले गाने। अब ये बताना क्यों जरूरी होगा, ये ज़रूर क्यों होगा? क्योंकि मैं जब बता रहा हूँ ना कि मूवमेंट का डेफिनेशन, अम्बेडकरिज्म का थॉट्स जो है ना, वो हम समझ नहीं पा रहे, मूवमेंट को हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो नैरेटिव हमारा नहीं है, वो डिस्कोर्स हमारा नहीं है। ये जो गाने भी आ रहे हैं अभी आजकल के गाने, पुराने गाने नहीं मैं बोलूँगा मैं, आजकल के जो भीम की तार है वो काफ़ी कफलक है, यूजलेस गाने। पूरा नैरेटिव, पूरा डिस्कोर्स आपको चेंज करके रख देंगे। वो यही गाने वो आपको बताएंगे कि हमारे हाथों में सोने की अंगठियाँ हैं, सोने की माला है, वगैरह वगैरह। इन गानों के वजह से मैं तो बोल रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस आ गए, सीधी सी बात है। और फिर हमारे काफ़ी सारे रहते भी लीडर्स बैनर बने रहेंगे, सोने की काफ़ी सारी वो माला वगैरह पहने रहते, उन लोगों की 1-1, 2-2 केजी वाले। सोने का भाव देखो कैसे भाई, गाने इस तरीके से आ रहे हैं। तुम्हारा लीडर्स सोने की माला 2-2 केजी के सोना का पहन के घूम रहा है। फिर नैरेटिव बन गए कि ये लोग तो अमीर हो गए। फिर नैरेटिव अपने पढ़ा है हमने सोशल मीडिया पे कि माय दलित फ्रेंड्स हु हैज़ अ मर्सिडीज। ये कहाँ से आ गया ये नैरेटिव? ये नैरेटिव के लिए जो चाहिए था ना फूडिंग, वो हमने दे दिया कि लो भाई खाओ, मजा करो, वो कर रहे हैं। इस तरीके से नैरेटिव बन रहा है। और यूडब्ल्यूएस आ भी चुका है। अभी जो टॉपिक है कि अभी हम फ्रेश मूवमेंट बना सकते हैं क्या, मिड दी डिक्लाइन ऑफ अम्बेडकर पॉलिटिक्स। कहाँ है अम्बेडकर पॉलिटिक्स? पहले मान के चलो कि अम्बेडकर पॉलिटिक्स है कहाँ, और अम्बेडकर पॉलिटिक्स करने के लिए अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन, अम्बेडकर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ? जब उसमें सिर्फ बहुजन नाम रख दिया, उसमें सिर्फ रिपाई नाम रख दिया, उसमें सिर्फ पैंथर नाम रख दिया, तो हो गई अम्बेडकर पार्टी। उसका थॉट प्रोसेस क्या है? कौन से अम्बेडकर पार्टी ने ईडब्ल्यूएस के खड़े हो गए? एक पार्टी का नाम मुझे बताओ कि जो ईडब्ल्यूएस के लिए खड़ा हो गया तो उसके विरोध में। नहीं, सब सपोर्ट कर रहे थे उसको, सब सपोर्ट कर रहे थे उसको। तो वही बता रहा हूँ कि पार्टी तुम्हारी है, लीडर तुम ही चुन रहे हो। तुम्हारे गली के होगे, तुम्हारे वार्ड में क्यों होगे, तुम्हारे शहर में के तालुके में क्यों होगे, जहाँ का भी होगे, बट वो लीडर्स किसके लिए काम कर रहे हैं? अभी ब्राह्मणिकल सिस्टम काफ़ी आगे चल गया, मतलब आप उसको समझ नहीं पाओगे उसको। अभी शायद ग्राम से भी कम पड़ जाएगा ब्राह्मणिकल सिस्टम को, उसकी हेजमनी को समझने के लिए कि वो किस तरह के लिए काम कर रहा है। अभी उसको रीइंटरप्रिटेशन हमको करना पड़ेगा कि ये कल्चरल हेजमनी, जो पॉलिटिकल हेजमनी जो बना के रख दिया, वो किस लेवल पे जाके काम कर रही है। अभी देखो, अब एक जनरल ऑब्जर्वेशन है दुनिया भर का, आप देखोगे, पढ़ा होगा कहीं पे, देखा होगा कि 1960s, 70s, 80s में काफ़ी सारे आंदोलन हुआ करते थे दुनिया भर में, भारत की बात नहीं हुई। और तब जाके ऐसा होता था कि लाखों लोग जुट जाते थे रास्ते पे आंदोलन करने के लिए, लाखों लोग। यहाँ पे भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। ये 90s तक तो होता रहता था कि लाखों लोग आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, स्टेट्स के अगेंस्ट में, और जाके काम कर रहे हैं। अभी स्टेट ऐसी होगी कि वो पावरफुल हो चुकी है, इवेल्यूट हो चुकी है। स्टेट नहीं तो रूलिंग क्लास जो है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, वो भी उसके साथ इवेल्यूट हो चुकी है। अभी वो मास्टर बन चुकी है सब चीज़ों में कि अभी ये आंदोलन को किस तरीके से अपने को ख़त्म करना है। अभी आंदोलन ख़त्म करने के लिए वो कोई पुलिस एक्शन नहीं लेंगे, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। पहले ऐसा था 80s 90 तक कि मान लो कोई अभी आंदोलन कर रहा होगा, 4 लोगों को लिया, पकड़ लिया, उसको जेल में डाल दिया, बराबर है। अगर आप जेल में डाल देते तो फिर आंदोलन अभी और बढ़ जाता था। फिर जहाँ पे 1000 लोग वहाँ पर 10,000 लोग आ जाते थे, जहाँ पे 10,000 वहाँ पर लाख लोग आ जाके खड़े हो जाते थे, आंदोलन बढ़ता रहता था। अभी उनको लगा रूलिंग क्लास को, रूलिंग गवर्नमेंट को, जिन्हें इसमें अभी कुछ ट्विस्ट लाना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस तरीके से काम नहीं होगा। अभी पुलिस एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी उधर पुलिस एक्शन भी अभी आप लोगों से वो काम करवा लेना है जो वो चाहते हैं। कुछ 80s 90 तक जिस तरीके से आंदोलन होते रहे रास्ते पे, वैसे आंदोलन अभी नहीं हो रहे। उसका कारण क्या है? उसका कारण वही नैरेटिव और डिस्कोर्स। ये किस तरीके से कारण होगा? 90s तक आप देखोगे, 2000 तक की चैनल्स कितने थे, टीवी चैनल्स? 90s तक तो एक ही था। 2000 में शायद 2-4 चैनल्स आ गए। अभी देखो चैनल्स कितनी, संख्या कितनी। एवरेजली अभी रजिस्टर्ड चैनल, मतलब 3-4 साल पहले 850 चैनल्स है, अभी शायद 1000 चैनल्स हो चुके होंगे। 1000 चैनल्स इंडिया में है ऑपरेटेड। 1000 चैनल पर अगर हम आधे घंटे का अगर कोई एपिसोड पकड़ते हैं, कोई कंटेंट पकड़ते हैं,
तो 24 आवर्स में वो लोग कितना कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 30 से 40 हज़ार एपिसोड क्रिएट कर रहे हैं डेली का। उसको कौन लोग देख रहे हैं? 1.5 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें से हम भी हैं। अभी देखो कि 1000 चैनल्स हैं, 30 या 40 हज़ार से ज़्यादा उस पर एपिसोड प्रोग्राम्स टेलीकास्ट हो रहे हैं और उसको 1.5 बिलियन पीपल उसको देख रहे हैं। ये 1000 चैनल सिर्फ चैनल है क्या? ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? ये सिर्फ मनोरंजन है क्या? उसके ज़रिए एक कोई नैरेटिव, कोई डिस्कोर्स आपके लिए सेट किया जा रहा है, उसके ज़रिए कोई इंटरप्रिटेशन होता है, वो आपको बताया जाता है, कोई एनालिसिस होता है, आपकी तरफ बताया जाता है। अभी देखो कि 1000 चैनल में से हमारे, जिसको हम बहुजन के बोले, जैसे बहुजन चैनल्स कोई है जो हमारी बात रखता है? नहीं। अगर कोई बहुजन का चैनल्स नहीं तो कोई बहुजन की न्यूज़ नहीं होगी, ना कोई उसका इंटरप्रिटेशन होगा, ना कोई उसका एनालिसिस होगा। सीधी सी बात है। तो 1000 चैनल दिन रात, जो कि सवर्णों के, जो कि ब्राह्मणिकल है, वो उन्हीं के लिए काम करते हैं, उन्हीं का नैरेटिव सेटअप करते हैं, उन्हीं का डिस्कोर्स सेटअप करते हैं। अगर आप डेली सोप भी देखोगे, सास बहू वाला, तो वही नैरेटिव है। आप न्यूज़ चैनल भी देखोगे तो वही कंटेंट है, वही चल रहा है सब। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हालात अभी बदले, मतलब जो भारत पाकिस्तान का अगर जिक्र अगर करोगे, मूल समय से कुछ अलग हैं, कुछ अलग है। मतलब यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ पे रोजगार नहीं, उसकी कोई बात नहीं रखता, उसकी कोई बात रखना नहीं चाहता, और हमको किसी और चीज़ में हिप्नोटाइज करना चाहता है। तो हिप्नोटाइज करने के लिए कोई चैनल की ज़रूरत होती है, किसी नैरेटिव डिस्कोर्स के द्वारा हमको ये करने के लिए। तो 1000 चैनल बस वही काम करते हैं जो कि रूलिंग क्लास, रूलिंग गवर्नमेंट चलाता है, उन्हीं की बात सामने रखता है, उन्हीं की तरफ से ये कर देता है। आपने देखा होगा 3-4 दिनों में न्यूज़ भी आई गई फैक्ट चेकिंग वाली। हम इतने मतलब रूलिंग गवर्नमेंट इतने होशियार है कि उनके जो चैनल्स पाकिस्तान वाले ब्लॉक करके रख दिया। वन साइड से फ्लो रहना चाहिए चैनल्स का, न्यूज़ का, इन्फॉर्मेशंस का, जो कि आपकी बातों को कोई मतलब चैलेंज ना कर सके, उसको कोई ये नहीं पता, मुझे क्रॉस चेक ना कर सके। इसके लिए तो अगर हमको ये मूवमेंट चलाना होगा, इसको ज़िंदा रखना होगा, तो बेटर है कि अगर ये नैरेटिव और डिस्कोर्स को जितना सीरियसली अगर हम लेंगे उतना अच्छा होगा। आप देखते होंगे कि जो डिबेट में, डिस्कशन में आज के टॉपिक हुए होंगे, या फिर ये इसका हमेशा जो टॉपिक ले होंगे, यह टॉपिक कोई और नहीं ले रहा है, कोई और उसको डिबेट नहीं कर रहा है। जब तक आप कोई अपना खुद का टॉपिक डिबेट नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, तब तक लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। अभी ऐसा हो जाएगा कि शरीर हमारा है, घर हमारा है, मोहल्ला हमारा है, दिमाग भी हमारा है, बस चल किसी और के रहा है, किसी और के लिए चलना। क्यों? वही बात बता रहा हूँ, नैरेटिव और डिस्कोर्स को। सो मुझे लगता है कि इसी बात को लेके जब तक हम अभी, तो मुझे लगता है कि माउथ पीस भी अपना शुरू हो चुका है अम्बेडकर क्रॉनिकल। तो ये एक प्रयास है अपना, ये प्रयास तो और भी बढ़ना चाहिए, और भी भाषा में आने चाहिए। और टाइम काफ़ी हो चुका है, काफ़ी सारे है यहाँ पे डिबेटेंट्स, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, मैंने भी रखी थी। और टाइम को सामने रखते हुए मुझे लगता है मैं यहीं पे रुकूंगा। जब भी कभी मौका आएगा तो डेफिनेटली हम इस पर बात करेंगे, ये बात को आगे लेके जाएंगे, हम अब सब साथ में हैं। तो मैं यहाँ पे बात रखता हूँ, ख़त्म करता हूँ। और जो मुझे मिली अपॉर्चुनिटी, आप जिस तरीके से प्रयास कर रहे हो, जो टीम बनी हुई है एएसके की, सबको मैं शुभकामनाएं दूंगा और थैंक्स कहूँगा कि आप जो कर बढ़िया काम करें। कि आज के दौर में तो ऐसा कोई पॉलिटिक्स कोई कर नहीं रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बिल्ड नहीं कर रहा है। क्या कि अगर पॉलिटिक्स करना होगा तो हमको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। हम लोगों को एजुकेट ना करते हुए हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिक्स है ही नहीं। सो आप जो ढंग से काम कर रहे हैं तो शुक्रिया तो बिल्कुल बनता है आपका। ठीक है, धन्यवाद, जय भीम। धन्यवाद राहुल सर।